इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 जो है संसद की संरचना राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा में सीटों का प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। आपसे पूछा है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने की थी। यह बैंक गरीबों विशेषकर महिलाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध है। मोहम्मद यूनिस और ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बाकी यहाँ और बात हो रही बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की टका है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है और इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1971 को। पाकिस्तान से इसे स्वतंत्रता मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा रूप क्या है। आपसे पूछा है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा रूप क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आईएफएससी यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। यह कोड भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनईएफटी में, आरटीजीएस में, आईएमपीएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में उपयोग होता है। इसी कोड की संरचना की बात करें तो पहले 4 अक्षर बैंक का नाम होता है, जैसे SBIN लिखा होता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 5वां अंक हमेशा 0 आरक्षित होता है। आखिरी 6 अंक जो होते हैं शाखा का यूनिक कोड होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 में। भारत में दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई। इससे पहले भारतीय मुद्रा प्रणाली आना पैसा पाई पर आधारित थी। इससे पहले भारतीय मुद्रा प्रणाली जो है आना पैसा पाई पर आधारित थी। 1957 से 1 रुपया 100 पैसे कर दिया गया। प्रारंभ में नए पैसे को नया पैसा कहा गया, बाद में 1964 से सिर्फ पैसा कहा जाने लगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। आपसे पूछा है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप पहले योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता था। इसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजा जाता था। अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही दिया जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। आपसे पूछा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल अल मंदेब जल संधि अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया को एशिया के यमन से अलग करती है। या लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर हिंद महासागर से जोड़ती है। यह सामरिक दृष्टि से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल संधियों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। चलिए बताइए
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन। 69वां संशोधन कानून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन कानून 1991। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239A और 239A भी जोड़े गए। दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया जिसे सीमित शक्तियां दी गई, परंतु पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से संबंधित विषय केंद्र सरकार के अधीन रखे गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। आपसे पूछा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अनुसार पंचायतों के चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव कराने का निर्णय और अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यजुर्वेद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या 4 होती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है मुख्यतः सूत्रों और मंत्रों का संग्रह है। बाकी सामवेद की बात करें तो गायन संगीत पर आधारित इसे भारतीय संगीत का उद्गम कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित मंत्र व विधियां वर्णित है, इसलिए इसे कर्मकांड ग्रंथ कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें लोक जीवन, जादू टोना, औषधि और चिकित्सा से जुड़े मंत्र हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। आपसे पूछा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। यह प्रावधान करता है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करेगा ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है भारत में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 53 जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इससे संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछा कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामनाथ गोयनका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है। इसे इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा स्थापित किया गया। यह पुरस्कार भारत में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तस्मान सागर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। इसे अक्सर द ट्रांस तस्मान कहा जाता है क्योंकि यह दोनों देशों को अलग करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाल्टिक सागर जो यूरोप में स्थित स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड आदि के बीच में है। बेरिंग सागर रूस और अलास्का अमेरिका के बीच में है। और लाल सागर अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीबी प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग टीबी के जीवाणु की खोज की थी।
इसी कारण हर वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 24 सितंबर को इस दिन हृदय दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को यह दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया में। बोधगया, यहाँ पीपल के वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं के नीचे गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्त यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त किया, या बिहार के गया जिले में स्थित है। बाकी ऑप्शन में कुशीनगर, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उत्तर प्रदेश में यह है। लुम्बिनी की बात करें तो यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, यह नेपाल में है। सारनाथ की बात करें तो यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, या उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आपसे पूछा कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में जो सही है वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, या सही है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, या भी सही है। या रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है, या भी सही है। ऑप्शन डी, यह वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है ऑप्शन डी यह गलत है, इसलिए यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब भारत या उसे किसी हिस्से पर बाहरी आक्रमण हो, युद्ध की स्थिति हो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। अन्य विकल्प जो है वह सही है, परंतु ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत विकल्प है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चलती है और इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है, मतलब गलत विकल्प को आपको छांटना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो असम जो है बिहू, असम दिया हुआ है बिहू, बिहू लोक नृत्य असम का, तो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ डगला, तो डगला जो है यह छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकनृत्य है पंडवानी, राउत नाचा, पंथी आदि है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न में गलत ऑप्शन है। बाकी गुजरात में गरबा जो है प्रसिद्ध, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। उत्तराखंड में तपाली जो है, तपाली यह भी उत्तराखंड का पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकनृत्य जो है पंडवानी, राउत नाचा, पंथी आदि हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विकल्प दिया ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो यह ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, तो यह भी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, यह भी सही है। उपयुक्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, यह भी सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, यह ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे। गौतम बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे वह जीवक कुमार थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आपसे पूछा कि 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसी संशोधन में अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों
बच्चे या अभिभावक को शिक्षा दिलाना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह प्रावधान अनुच्छेद 51A के अंतर्गत डाला गया। इसका आधार स्वर्ण समिति की सिफारिशें थी। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, जिसे बाद में 600वें संशोधन 2002 द्वारा 11 कर दिया गया। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। आपसे पूछा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।